नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा, जमुई और गया में चुनावी रैली। ओडिशा में कहा, कांग्रेस जैसे दलों ने गरीब को गरीब रखने की साजिश रची। जमुई में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, एनडीए के सभी दलों ने बिहार को बदलने का काम किया। पांच बड़े वादों के साथ कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। न्याय योजना के तहत गरीबों को हर साल 72,000 रुपए देने का वादा। मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरियों के खाली पदों को भरने का जिक्र। किसानों के लिए अलग बजट का भी वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। अरुण जेटली ने कहा, देश की एकता के खिलाफ खतरनाक वादे। सुरक्षा से जुड़े कानूनों की समीक्षा कर सेना का मनोबल तोड़ना चाहती है कांग्रेस। न्याय योजना को बताया धोखा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी। 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में गिरिराज सिंह, डिंपल यादव, बाबुल सुप्रियो, मुनमुन सेन और श्री प्रकाश जायसवाल समेत कई दिग्गज मैदान में। ओडिशा विधानसभा के अंतिम चरण की 42 सीटों के लिए भी अधिसूचना। और अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू। 1 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त को छड़ी मुबारक के आगमन के साथ संपन्न होगी यात्रा। पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण की भी सुविधा। बुलेटिन में अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र के कवर पेज पर लिखा गया है, हम निभाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसी तरह हमारे घोषणा पत्र में 5 बड़ी बातों का जिक्र है। किसान और रोजगार इस देश में सबसे बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस ने आम चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने हम निभाएंगे के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए सत्ता में आने पर 20% गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने का वादा किया। कांग्रेस ने इस स्कीम के लिए गरीबी परवार हर साल 72,000 का नारा दिया है। गरीबी परवार 72,000 और ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। कांग्रेस ने मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरियों के खाली पदों को भरने का भी वादा किया है। 10 लाख लोगों को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का भी वादा किया गया है। 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का ऐलान भी घोषणा पत्र में किया गया है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने का भी ऐलान किया है। किसान कर्ज न चुका पाएं तो आपराधिक मामला नहीं होगा। किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं
अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम समेत टॉप संस्थानों तक गरीबों की पहुंच को आसान करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी भी व्यवस्था किए जाने का भरोसा दिलाया गया है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को देश के लिए खतरनाक बताया है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना चाहती है। घोषणा पत्र में जिन नियम और कानून की समीक्षा का वादा किया गया है वो राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाता है। नेहरू गांधी परिवार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो ऐतिहासिक भूल की थी, कांग्रेस उस एजेंडे को और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सीआरपीसी को बदला जाएगा कि जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना केवल उसका अपवाद। यह प्रावधान डाला गया है इस देश के माओवादियों की और जिहादियों की रक्षा करने के लिए कि कुछ समय के पश्चात उनको जमानत मिल जाए। और वहां डिस्टर्ब एरिया होता है तो कोई किसी आर्म्ड फोर्सेस के, सेना के किसी अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल केस डालना चाहता है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है इसलिए, तो उसको सरकार की सैंक्शन लेनी पड़ती है। तो जैसे ही ये आरोप लगेगा तो सब सेना के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल लॉ में मुकदमे चल रहे होंगे, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं। अरुण जेटली ने कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना को एक धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें साफ नहीं किया गया है कि इसके लिए बजट कहां से आएगा, केंद्र राज्यों के साथ मिलकर कैसे लागू करेगा। अरुण जेटली ने जीएसटी में एक तरह के टैक्स लगाने के वादे को भी गलत कदम बताया है। अब जिसको आप नॉन मेरिट बेस्ड कह दोगे कि फर्टिलाइजर नॉन मेरिट बेस्ड है, और क्योंकि स्टेटों को खींच लिया, कोई स्टेट कहती है कि मैं सघन स्कीम चलाती हूं, कोई कुछ और कहती है, वो सब नॉन मेरिट बेस्ड कर दोगे। फिर आप कहोगे कि देश में गरीबों की संख्या हर साल कम हो रही है, तो जो बीपीएल से ऊपर है वो हर साल हम काटते जाएंगे, वो नॉन मेरिट बेस्ड हो गया। अर्थव्यवस्था एक्सपैंड करेगी, उसी में से फंड कर देंगे। और आज कह दिया इसका काफी खर्चा हम राज्यों से ले लेंगे। लेकिन इस तरह के सुझाव केवल तभी दिए जाते हैं जब उनको यकीनन ये मानना है कि कभी उनको लागू करने का अवसर नहीं मिलने वाला। चौथे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई और गया में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जमुई लोकसभा क्षेत्र से लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे सांसद चिराग पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में विरोधी आरक्षण का विषय लेकर आते हैं और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि विरोधियों द्वारा फैलाए जाने वाले अफवाह का मुंहतोड़ जवाब दें। साथ ही कहा कि हमने किसी का अधिकार छीने बिना सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया। जमुई के बाद प्रधानमंत्री गया पहुंचे और वहां भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कि पुलवामा हमले के बाद देश के वीर सपूतों ने किस तरह अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। भारत के इतिहास में पहली बार आतंकियों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाने का काम हमारे जवानों ने किया। आज पूरी दुनिया आतंक पर हमारे प्रहार की चर्चा कर रही है, लेकिन महामिलावटी कहते हैं मोदी सबूत दो, सबूत दो।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज तमिलनाडु में कई जगहों पर रैली को संबोधित किया। तूतीकोरिन में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि डीएमके में भ्रष्टाचारियों की भरमार है। इसके अलावा अमित शाह ने शिवगंगा और कोयम्बटूर में भी रैली को संबोधित किया। डीएमके ने कनिमोझी जी को प्रत्याशी बनाया है। डीएमके के पास श्रीमान राजा, श्रीमती कनिमोझी, कार्ति चिदम्बरम, सारे कैंडिडेट एक से एक भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए भ्रष्टाचार। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली यूपीए को कोई अधिकार नहीं है देश पर शासन करने का। बात करते हैं बसपा की। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का विकास आज तक नहीं हो पाया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि दोनों दलितों और पिछड़ों के प्रति एक जैसी ही सोच रखते हैं। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है। बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनने के लिए वोट मांग रही है और मोदी की छवि का लाभ बीजेपी को इस चुनाव में जरूर मिलेगा। लोकसभा चुनाव में प्रचार की व्यस्तताओं के बीच हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सर, पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार भी जीत पाने की उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, विश्वास है कि 5 लोकसभा की सीट उत्तराखंड की ये भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। यहाँ की जो जनता है, जो उनका मन है और मुखरता है, मुखर होकर मतदाता कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताकर भेजना चाहता है। देखिए, कोई भीतरघात नहीं है। कांग्रेस को तो प्रत्याशी इस बार नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, एकदम लोअर लेवल तक, जो बूथ, जो अंतिम इकाई है, वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो तैयार है। उनके सम्मेलन हो चुके हैं, वो चार्ज हैं और एक बहुत ही ऐसा नेतृत्व जो बहुत प्रखर है, मुखर है और कर्मयोगी है। तो पिछला चुनाव जो था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। हर रोज़ कांग्रेस में एक नया घोटाला होता था और घोटाला, भ्रष्टाचार और कांग्रेस ये एक दूसरे के पर्याय हो गए थे और ऐसी परिस्थितियों में मुद्दा केवल भ्रष्टाचार था। आज इन 55 महीनों में कोई भी भ्रष्टाचार इस सरकार में नहीं हुआ है। लोकसभा 2019 चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने रेलवे की मदद से अभियान शुरू किया है। लंबी दूरी की 4 ट्रेनों में मतदाताओं के लिए खास संदेश लिखे गए हैं। चुनाव आयोग ट्रेन में सफर करने वालों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए पहली बार विशेष अभियान शुरू कर रहा है। इसमें देश के 4 दिशाओं की 4 लंबी दूरी वाली ट्रेनें केरल एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस पर विनायल रैपिंग की गई है, जिसमें आमिर खान, मैरी कॉम, राहुल द्रविड़ जैसी हस्तियों की तस्वीरों के साथ साथ तरह तरह के संदेश लिखे हैं। Basically, the messages are in the nature of educating the voters about the facilities which are available and the services which are provided by the Election Commission of India and the election machinery of the states.
केरल एक्सप्रेस 8 राज्यों से होकर 3000 से ज्यादा किलोमीटर का रास्ता 51 घंटे 10 मिनट में तय करती है। इसी तरह हावड़ा एक्सप्रेस भी रोज चलने वाली ट्रेन है जो 6 राज्यों से होकर 2000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी 37 घंटे 35 मिनट में तय करती है। ये रेलगाड़ियां अहमदाबाद, रायपुर, हावड़ा समेत कई राज्यों की राजधानी से होकर गुजरती हैं। The messages are that you can call voter helpline for any information at 1950 about the mobile app, voter helpline mobile app. Also about verification that you must verify your name even if you have the voter ID card. यात्री निर्वाचन आयोग के इस अभियान की तारीफ कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़े ही गर्व का विषय था और निर्वाचन आयोग और भारतीय रेल जो है, और रेल वैसे भी लाइफलाइन ऑफ द नेशन है, तो भारतीय रेल जहाँ जहाँ से वो ट्रेन गुजरी है, किसी का सफ़र 70 घंटे का है, किसी का 51 घंटे का है, बड़ी अच्छी भावना आती है, बड़ा सुखद होता है कि आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो ट्रेन स्पेशल ट्रेन है। भारतीय रेलवे के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसमें रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। चुनाव आयोग के इस प्रयास का मकसद है शहरों के साथ साथ गांव से गुजरती हुई ट्रेन मतदाताओं को जागरूकता का संदेश पहुंचाए। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर देश भर में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया या ट्रेन ही क्यों ना हो। अब देखना ये है कि क्या ये कोशिश मतदाताओं को जागरूक करने में कामयाब रहती है या नहीं। कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आइए यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। This is actually the premises where Samsung's headquarters are housed, and from these premises only Samsung controls its empire all over the world. We are inside Hyundai car studio and we will see the different car products, the ancillaries and also their research, innovation and development practices. We will show you that how these things, Samsung, Hyundai and all these things are made here in Korea. नेता बेशक राजनीति करें, लेकिन जनता का तो असली मतलब होता है अर्थनीति से, यानी वो नीतियां जो हमारी जेब पर असर डालें या फिर सुविधाओं में इजाफा करें। कैसा है भारत का आर्थिक वातावरण और क्या है हमारी चुनौतियां? सरल भाषा में आपके ये बुनियादी आर्थिक मुद्दे आप तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने शुरू किया है ये खास कार्यक्रम अर्थनीति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हार्दिक पटेल की लोकसभा चुनाव में उतरने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है। गुजरात के मेहसाणा में दंगा भड़काने के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका को रद्द कर दिया था। हार्दिक पटेल ने दंगा मामले में सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक की मांग की थी ताकि वो चुनाव लड़ सकें। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर शाहपुर, पुखरानी, इवंस बंदर और नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 जवान मारे गए हैं। साथ ही पाक की
चौकियां भी नष्ट हुई हैं। वहीं बीएसएफ के डीजी रजनीकांत मिश्रा ने कहा कि बीएसएफ पाकिस्तान के किसी भी हरकत का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सिविलियन को निशाना बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएफ की तैयारी पर्याप्त है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं और हम लोग जब करारा जवाब बिफिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं। सर, जो ग्राउंड पे ट्रूप्स हैं सर, उनको क्या मैसेज है सर? ग्राउंड पे ट्रूप है कि डोंट गेट डेमोरलाइज्ड, वी आर सॉलिडली बिहाइंड यू। व्हाट्सएप ने आज अपने चेक पॉइंट टिप लाइन का ऐलान किया है। इसकी मदद से यूजर जानकारी की सत्यता की जांच कर सकता है। इसका मकसद फेक न्यूज़ और अफवाहों को रोकने के लिए है, जिससे लोकसभा चुनाव को प्रभावित न किया जा सके। व्हाट्सएप ने भारत सरकार से फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने का वादा किया है। चेक पॉइंट एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो व्हाट्सएप की मदद करता है। व्हाट्सएप पर आने वाली गलत जानकारी या अफवाह को चेक पॉइंट के व्हाट्सएप नंबर पर जाकर जाँच कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये फीचर पिक्चर में दी गई जानकारी, वीडियो लिंक और टेक्स्ट तक का रिव्यू करने में सक्षम है। इधर शेयर बाजार ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। सेंसेक्स इतिहास में पहली बार 39,000 के पार जाकर बंद हुआ। निफ्टी ने भी नया कीर्तिमान बनाते हुए 11,710 के पार चला गया। सेंसेक्स 184.78 अंक की बढ़त के साथ 39,056 के स्तर पर और निफ्टी 11,713 के स्तर पर बंद हुआ। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। हर साल 2 अप्रैल को ऑटिज्म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस साल ऑटिज्म दिवस पर पीड़ित लोगों के लिए सस्ती सहायक तकनीक मुहैया कराने पर जोर दिया गया, जिससे बीमार व्यक्ति सामान्य जीवन जी सके। ऑटिज्म एक जटिल मस्तिष्क विकार है। चिकित्सकों के मुताबिक इस बीमारी के कई कारण होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन आनुवंशिक कारण और पर्यावरण प्रदूषण इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। कि ऑटिज्म 2 मुख्य कारणों से होता है। कारण में बहुत है, मुख्य कारण 2। एक पैदाइशी, दूसरा है हम लोग का पानी और सब्जी, सारा फूड चेन घुमा फिरा के एक ही बात आती है। अगर हम प्रदूषण को कम कर सके तो ऑटिज्म कम हो जाएगा। इस साल का विषय है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उचित चिकित्सा और व्यवहार उपचार के जरिए जीवन में सुधार लाया जा सकता है। But people are just not in, the doctors are not interested. Because if the child becomes all right, what happens to the fees? Sir, same question. Sir, क्या ऑटिज्म को हम क्योर कर सकते हैं? ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से ठीक कर देना असंभव है, क्योंकि इसमें कुछ पैदाइशी खराबियाँ, कमियाँ है, जिसके चलते मरते दम तक वो ऑटिज्म ही रहेगा। लेकिन अगर कुछ ब्रेन में खराब है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, अगर हम बाहर से कर दें, ब्रेन मिथाइल B12 बनाना भूल गया है, हमने मिथाइल B12 दे दिया। ब्रेन ने विटामिन डी को ठीक से एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया, हमने विटामिन डी दे दिया। तो हर समस्या का एक तोड़ है। हमें निकालना है कि इस बच्चे में क्या चीज़ काम नहीं कर रहा है, क्या हमारे पास उसका कोई इलाज है। पहली बार 1940 में ऑटिज्म की एक बाल मनोरोग के तौर पर पहचान की गई थी, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को आमतौर पर संवाद करने में परेशानी होती है। ये विकार बचपन में शुरू होता है, जो बड़े होने तक बना रहता है, लेकिन अभी तक इसके कारण और इलाज का पता नहीं चल पाया है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए आज से पंजीकरण शुरू हो गया है। देश में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और येस बैंक के 440 शाखाओं में यात्रा के पंजीकरण के प्रबंध किए गए हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए डॉक्टरों की टीम का गठन हो चुका है। जम्मू के मेडिकल कॉलेज, गांधीनगर और सरवाल अस्पताल के अलावा जिला अस्पतालों में भी प्रबंध किए गए हैं। पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी गई है। अमरनाथ की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा इस बार 46 दिन की होगी। यात्रा 1 जुलाई को शुरू होगी और 15 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक के आगमन और पूजा अर्चना के साथ संपन्न होगी। पहलगाम और बालटाल रूटों से प्रतिदिन अधिकतम 7500 श्रद्धालुओं को ही पवित्र गुफा की तरफ जाने दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर से पवित्र गुफा की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अलग होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।